राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो सबसे पहले जो भौतिक प्रदेश है उन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो जो भी बेसिक बातें हैं सबसे पहले हम उससे क्लियर आउट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम राजस्थान का मैप बना लेते हैं, क्योंकि कोई भी अगर आप जियोग्राफी का टॉपिक करते हो तो उसके लिए राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग अगर आप इजी वे में चीजें समझ जाओगे, इसलिए आपको राजस्थान का मैप आना चाहिए। जरूरी नहीं है आपको एक्यूरेट अच्छे तरीके से आना चाहिए, बट अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो इससे आप इजी वे में समझ सकते हो। तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। अब राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को जो 4 भाग है वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जो भाग है वो है मरुस्थलीय प्रदेश। तो जो पहला भाग है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद जो सेकंड भाग है वो है अरावली का मैदान, जो कि उत्तर में चौड़ा है। इसके बाद मध्य जो अजमेर का एरिया है वहां पर ये पतला हो जाता है, एंड बाद में दक्षिण में इसकी चौड़ाई फिर से ज्यादा हो जाती है। तो ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये अरावली का क्षेत्र है, अरावली प्रदेश। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसका नाम आता है पूर्वी का मैदान, जो कि पूर्वी दिशा में है, तो पूर्वी का मैदान। इसके बाद जो नेक्स्ट फोर्थ है उसकी दिशा के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो, तो उसे कहते हैं दक्षिण पूर्वी का पठार। और ये कहां पर है, तो जो कोटा बूंदी बारां झालावाड़ का जो एरिया है इसे दक्षिणी पूर्वी पठार कहते हैं, दक्षिण पूर्वी का पठार। तो इस तरीके से राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसे मरु के नाम से सॉरी थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू था, तो हम कहां पर थे, अरावली। तो जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसे मरु कहते हैं, और जो अरावली है इसे मेरू कहते हैं। और जो दक्षिणी पूर्वी का पठार है इसे माल भी कहा जाता है, और जो पूर्वी का मैदान है इसे मैदानी प्रदेश कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये बनता है कि राजस्थान में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है। तो राजस्थान में सबसे जो बड़ा भौतिक प्रदेश है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है राजस्थान के, तो ये 61.11% क्षेत्र में फैला हुआ है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो कौन से भौतिक प्रदेश में है, तो जो जनसंख्या है वो भी पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है वहां पर है। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का जो 40% है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि राजस्थान में सबसे न्यूनतम घनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो जो घनत्व है उसके अकॉर्डिंग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जो वहां पर घनत्व कम मिलता है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल ज्यादा है लेकिन जो जनसंख्या है वो कम है। इसके बाद जो अरावली है, अरावली जो भौतिक प्रदेश है इसका क्षेत्रफल कितना है, 9%, और यहाँ पर जो जनसंख्या है वो 10% है, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10%। इसके बाद आता है पूर्वी का मैदान। तो राजस्थान में जो पूर्वी का मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 23% है, और यहाँ पर जो जनसंख्या है वो 39% है। तो राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो वो पूर्वी का मैदान है। इसके बाद आता है दक्षिणी पूर्वी का घनत्व है, तो वो पूर्वी का मैदान है। इसके बाद आता है दक्षिणी पूर्वी का पठार। दक्षिणी पूर्वी का जो पठार है उसमें 4 जिले आते हैं, और वो कौन कौन से हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। और यहाँ पर जो क्षेत्रफल है इस प्रदेश का, भौतिक प्रदेश का, वो कितना है, तो वो है 6.89%। और यहाँ पर जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो यहाँ पर जनसंख्या 11% है। तो इस तरीके से राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है इसे 4 भागों में विभाजित किया हमने। उसके बाद कौन सा क्षेत्र, यानी कि हर एक भौतिक प्रदेश का जो क्षेत्रफल है और जो जनसंख्या है उसके बारे में देखा। अब जो क्वेश्चन है वो ये आ जाता है कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो कौन से भाग, यानी कि किसका भाग है। तो जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये टेथिस सागर का भाग है, टेथिस सागर का। और आप इसे याद कैसे करोगे, जो फर्स्ट नंबर पर है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और जो पूर्वी का मैदान है थर्ड नंबर पर, ये दोनों ही किससे बने हैं, तो ये दोनों टेथिस सागर से बने हुए हैं। ठीक है, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी का मैदान दोनों टेथिस सागर से, और जो अरावली है यानी कि सेकंड नंबर, और जो फोर्थ दक्षिण पूर्वी का पठार है ये दोनों किससे बने हैं, तो ये गोंडवाना लैंड से बने हुए हैं, गोंडवाना लैंड के भाग हैं, आप ये भी कह सकते हो। इसके बाद क्या है कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसे भी आगे 2 भागों में बांटा गया है, एक है शुष्क प्रदेश और एक है अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क जो प्रदेश है उसे वांगड़ का क्षेत्र भी कहते हैं। इसी तरीके से जो अरावली है इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, और वो कौन कौन से हैं, एक तो हो जाएगा उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली और एक दक्षिणी अरावली। इसी तरीके से जो पूर्वी का मैदान है इसमें क्या है कि नदियां काफी ज्यादा बहती है, इसी कारण क्या है कि यहाँ पर मैदान है। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं, एक तो यहाँ पर माही का मैदान है, दूसरा यहाँ पर चंबल नदी प्रवाहित होती है इसलिए चंबल नदी का मैदान, और इसके साथ ही यहाँ पर बनास नदी भी प्रवाहित होती है इसलिए यहाँ पर बनास नदी का मैदान, और एक और है जिसका नाम है बाण गंगा का मैदान। यानी कि जो भी नदियां प्रवाहित होती है उसके द्वारा जो मैदान निर्मित किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग जो पूर्वी का मैदान है इसे विभाजित किया गया है। इसके बाद जो लास्ट है वो है दक्षिणी पूर्वी का पठार, इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, और वो कौन कौन से हैं, एक तो है विंध्य कंगार, एक है दक्कन का लावा प्रदेश। तो इस तरीके से जितने भी भौतिक प्रदेश हैं इन्हें भी आगे क्या है अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आज हम जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राजस्थान का मैप बना लेंगे जिसमें हम मेनली पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ पर जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये 12 जिलों में फैला हुआ है। तो इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी जलवायु कैसी है। तो जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसे 2 भागों में बांटा गया है और पूरे जो क्षेत्र है उसकी जलवायु है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये बनता है कि यहाँ पर वर्षा कितनी होती है। तो यहाँ पर जो वर्षा है वो कितनी होती है, तो वो 10 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर के बीच में होती है। कभी कभी 40 सेंटीमीटर भी आ जाता है, तो वो आपको ऑप्शन देखना होगा। अगर वहां पर 40 सेंटीमीटर है तो आप 40 सेंटीमीटर, अदरवाइज 50 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। इसके बाद है कि यहाँ पर वनस्पति कौन सी मिलती है। तो यहाँ पर जो वनस्पति है वो मरुस्थलीय वनस्पति मिलती है। कभी कभी मरुस्थलीय वनस्पति की जगह पर जीरोफाइटस भी कहा जाता है या लिखा हुआ मिलता है। तो आपको ध्यान देना है कि वनस्पति मरुस्थलीय या फिर जीरोफाइटस मिलती है। इसके बाद यहाँ पर कौन से पेड़ पौधे यानी कि वन मिलते हैं। तो यहाँ पर जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ पर वर्षा कम होती है, इसी कारण यहाँ पर रोहिड़ा, खेजड़ी इस तरह के वन मिलते हैं जिन्हें जल की कम आवश्यकता होती है। इसके बाद है कि यहाँ पर कौन सी घास मिलती है। तो यहाँ पर सेवन, धामन और करड़, ये जो घास है ये भी यहाँ पर मिलती है। तो इस तरीके से जो भी यानी कि भौतिक प्रदेश की मेन बातें होती हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ की जो मुख्य नदी है वो कौन सी है। तो यहाँ पर जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी जो फेमस नदी है उसका नाम है लूनी नदी। इसके बाद ये जो भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसे क्या है कि 2 भागों में बांटा गया है। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको बता दिया कि ये जो भौतिक प्रदेश है ये 12 जिलों में फैला हुआ है। अब वो कौन से है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले गंगानगर, इसके बाद हनुमानगढ़, एंड इसके बाद गंगानगर के नीचे कौन सा है बीकानेर, बीकानेर के नीचे जैसलमेर, जैसलमेर के बाद आता है बाड़मेर और बाड़मेर के बाद आता है जालोर, तो जालोर तक। इसके बाद यहाँ पर है जोधपुर और नागौर, यहाँ पर है चूरू, झुंझुनू, सिक्कर, यानी कि यहाँ पर एक बार रफली बना रही हूँ जिससे कि आप एक बार समझ सको। तो चूरू ये जो इलाका है इतना इतना, तो यहाँ पर क्या है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। अब जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसे क्या है 2 भागों में बांटा गया है और वो कौन कौन से हैं। एक तो है महान मरुभूमि आप ये कह सकते हो, या फिर अर्धशुष्क। एक तो है महान मरुभूमि जिसे शुष्क प्रदेश कहते हैं और सेकंड है अर्धशुष्क प्रदेश जिसे वांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। जो हमारा थर्ड पार्ट है पूर्वी का मैदान, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले की जो वीडियोस है उसमें हमने राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश है जो उसके बारे में हमने पढ़ लिया है कि किस तरीके से जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसे भी आगे डिवाइड किया गया था और जो अरावली का मैदान है इसे भी डिवाइड किया गया था। तो इस तरीके से हमने 2 भौतिक प्रदेश के बारे में डिस्कस कर लिया है और आज का जो भौतिक प्रदेश है उसका नाम है पूर्वी का मैदान, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे मैं 1 नंबर लिख देती हूँ जिसका मीन्स है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्षेत्र है ये वाला पूरा इस तरीके से यहाँ पर लाइंस लगा दी मैंने, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो क्षेत्र है ये अरावली का प्रदेश है और ये हमारा सेकंड भौतिक प्रदेश बनता है। इसके बाद जो थर्ड भौतिक प्रदेश है वो इस तरीके से यहाँ पर है। तो जो फर्स्ट भौतिक प्रदेश है इसे हम डॉट के थ्रू या फिर इस तरीके से हम इंडिकेट कर देंगे, तो इससे हमें इजी वे में समझ में आ जाएगा। अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हो तो आपको मैप आना चाहिए, एंड मैप के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही सीख जाओगे। तो जो थर्ड भौतिक प्रदेश है उसका नाम है पूर्वी का मैदान, जो कि ये वाला जो क्षेत्र है ये पूर्वी का मैदान कहलाता है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये किसका भाग था, तो ये तेथिस सागर का भाग था। इसके बारे में हमने देखा था फर्स्ट वीडियो में। सेकंड जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है ये किसका था, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग था। एंड जो थर्ड है पूर्वी का मैदान, ये भी किसका भाग है, तो ये तेथिस सागर का भाग है। तो इसके बारे में आपको पहला जो क्वेश्चन है वो यही बनता है कि जो पूर्वी का मैदान है वो तेथिस सागर का भाग है। इसकी जो उत्पत्ति है वो नियोजोइक महाकल्प में हुई थी, नियोजोइक महाकल्प में। और नियोजोइक महाकल्प है उसमें भी क्या है आगे डिवाइड किया गया है। तो इसकी जो उत्पत्ति है वो प्लीस्टोसिन युग में हुई थी, युग। यहाँ पर ये जो पूर्वी का मैदान है ये मुख्यतः गंगा और यमुना नदी के द्वारा जो भी यानी कि खादर जो मिट्टी होती है उसके द्वारा निर्मित किया गया मैदान है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि यहाँ से यमुना नदी प्रवाहित होती है। तो इसमें जो पूर्वी का मैदान है इसके बारे में जो पहले बेसिक बातें हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है, यहाँ की जनसंख्या कितनी है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देन जो पूर्वी का मैदान है इससे भी आगे डिवाइड किया गया है। तो जो पूर्वी का मैदान है यहाँ पर जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ पर 39%, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39% जनसंख्या पूर्वी के मैदान में निवास करती है। मैदानी भाग में जो जनसंख्या वो ज्यादा होती है। तो राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, तो आपका आंसर आएगा पूर्वी का मैदान। इसके बाद है क्षेत्रफल। तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का पूर्वी का जो मैदान का क्षेत्रफल है वो कितना है, तो यहाँ पर है 23% क्षेत्रफल। इसके बाद है कि यहाँ पे कौन सी मृदा मिलती है, तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो नदियां हैं वो प्रवाहित होती है।
इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये बनता है कि यहाँ पर कौन कौन से जिले आते हैं। तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो अगर आपको मैप आता है तो आप इजी वे में देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर जो जयपुर है उसका कुछ क्षेत्र आता है। इसके बाद अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इस तरीके से यहाँ पर जो टोंक है, दौसा, ये वाला जो एरिया है ये यहाँ पर आता है। कुछ भाग यहाँ पर कोटा और बूंदी का भी आता है। लेकिन जो ये वाला एरिया है दक्षिण पूर्वी का पठार, इसी में 4 क्षेत्र आ जाते हैं जो कि हमारा 4th भौतिक प्रदेश है। तो आपको ध्यान देना है कि जो हड़ौती का पठार है इसमें 4 ही जिले आते हैं और वो कौन कौन से हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो ये जो 4 जिले हैं ये 4th भौतिक प्रदेश में आते हैं। और इसके अलावा राजस्थान का जो भी पूर्वी का क्षेत्र है वहां पर जितने भी जिले आते हैं वो सभी पूर्वी के मैदान में आते हैं। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा। इसके साथ ही कुछ जो क्षेत्र है वो बांसवाड़ा का भी कहाँ पर आता है, तो ये भी पूर्वी के मैदान का ही एक भाग है। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये बनता है कि इस प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो ये जो प्रदेश है इसकी जलवायु कैसी है, तो इसकी जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु है। और यहाँ पर वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है, तो हमने पढ़ा था कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ पर 0 से या फिर आप कह सकते हो 10 से लेकर 50 सेंटीमीटर या फिर 40 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। जो अरावली का प्रदेश है वहाँ पर 50 से लेकर 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके बाद जो पूर्वी का मैदान है यहाँ पर 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। तो इस तरीके से यहाँ की जो जलवायु है वो आर्द्र है, जहाँ पर 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यहाँ पर जो मृदा है वो जलोढ़ मिट्टी मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये बनता है कि इस प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है और किस आधार पर बांटा गया है। तो इसके बारे में हम अगले पेज पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, राजस्थान का मैप बना देते हैं। तो आपने नदियों के बारे में पढ़ा होगा, तो इसका जो लिंक है नदियों का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आप राजस्थान की जो नदियाँ हैं वो मैप के थ्रू ईजी वे में आप सीख सकते हो। तो इस तरीके से जो पूर्वी का मैदान है इसे भी नदियों के अकॉर्डिंग बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चंबल नदी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो चित्तौड़गढ़ है इसके 2 भाग बन जाते हैं, एक यहाँ पर है और एक इस तरफ है। यहाँ पर भीलवाड़ा का क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर कोटा और बूंदी 2 क्षेत्र आते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होगा। इसके बाद आता है सवाई माधोपुर, करौली एंड धौलपुर। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बना देते हैं धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो जो चंबल नदी है वो 6 जिलों से होकर बहती है। वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले ये चित्तौड़गढ़ में जाती है। इसके बाद ये कोटा और बूंदी दोनों की सीमाएं बनाती हैं। देन ये जो नदी है ये इस तरीके से सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर से होती हुई आगे यमुना नदी में जाकर गिर जाती है उत्तर प्रदेश में जाकर। तो जो पूर्वी का मैदान है इसे किस किस भागों में बांटा गया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है चंबल नदी का मैदान, सेकेंड है माही का, थर्ड आता है बनास और 4th नंबर पर आता है बाणगंगा। तो इस तरीके से ये 4 भागों में है। तो हमें बेसिकली पूर्वी का जो मैदान है इसमें नदियों के बारे में ही पढ़ना है। तो इसमें हमने देख लिया है कि सबसे पहले हमने देखा चंबल नदी, तो ये कौन कौन से जिलों से होकर जाती है इसके बारे में हमने देख लिया। देन हम पढ़ते हैं माही नदी के बारे में। तो जो माही नदी है तो हमने बताया था कि जो पूर्वी का मैदान है उसमें बांसवाड़ा का क्षेत्र भी आता है। तो बांसवाड़ा के यहाँ पर डूंगरपुर है और इस तरफ क्या है, प्रतापगढ़। तो जो माही नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है, इसके बाद ये बांसवाड़ा में बहती है। देन ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा से होते हुए डूंगरपुर में, और डूंगरपुर के बाद ये फिर बांसवाड़ा में इस तरीके से बहती हुई गुजरात से अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो ये वाला जो एरिया है ये भी क्या है, पूर्वी का ही मैदान, पूर्वी मैदान का ही भाग है। तो यहाँ पर आ जाएगा माही नदी का क्षेत्र। तो यहाँ पर जो जहाँ पर माही नदी बहती है इसे कौन सा क्षेत्र कहते हैं, तो इसे पुष्प प्रदेश भी कहते हैं, पुष्प प्रदेश। एंड इसे 56 का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बनास नदी। तो बनास नदी कहाँ कहाँ से बहती है, इसके बेस पर ही क्या है कि पूर्वी का मैदान आता है। तो जो बनास नदी है वो राजसमंद, उदयपुर के जो ऊपर तिलक की आकृति में क्या है, राजसमंद, यहाँ से बनास नदी निकलती है। देन इसके बाद जो बनास नदी है वो चित्तौड़गढ़ में कुछ, उसके बाद ये वापस भीलवाड़ा में जाती है। भीलवाड़ा के बाद ये उत्तर प्रदेश अजमेर में जाती है। तो यहाँ पर मैं बना देती हूँ इस तरीके से। तो ये है राजसमंद, यहाँ पर आता है चित्तौड़गढ़, देन भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के ऊपर आता है अजमेर, इस तरीके से यहाँ पर लिख देते हैं अजमेर। अजमेर के बाद टोंक, सॉरी थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, तो हम वापस देख लेते हैं एक बार। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं, हमने चंबल नदी के बारे में देख लिया, देन हमने देखा था माही नदी के बारे में, और बनास नदी के बारे में बात चल रही थी। तो बनास नदी है जो वो कहाँ से निकलती है, अजमेर से, सॉरी बनास नदी है जो वो राजसमंद से निकलती है। इसके बाद ये चित्तौड़गढ़ में से हल्का सा टच करते हुए भीलवाड़ा में बहती है। भीलवाड़ा के बाद ये अजमेर में जाती है। अजमेर के बाद ये जो नदी है ये टोंक में जाती है। एंड टोंक में यहाँ पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है बिसलपुर बांध।
यहाँ से होते हुए ये जो नदी है ये सवाई माधोपुर में जाती है और सवाई माधोपुर में ही ये जो नदी है ये चंबल नदी है जो उसमें जाकर मिल जाती है। तो आपको ध्यान देना है कि जो बनास नदी है वो चंबल नदी की ही एक सहायक नदी है। तो इस तरीके से ये जो क्षेत्र है ये भी किसमें आता है, पूर्वी का मैदान। जहां पर भी नदियां बहती हैं वो सभी जो क्षेत्र है पूर्वी का, वो पूर्वी के मैदान का ही एक भाग आता है। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि इसे दो भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर जो राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा में एक जहाजपुर जगह है, यहाँ तक का जो क्षेत्र है इसे पिंडमान का क्षेत्र कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है अरावली का मैदान, तो उसमें एक चीज आपने ध्यान देनी है कि जो ये राजसमंद जिला है यहाँ पर ये अरावली का भाग है, यानी कि ये जो जिला है ये अरावली पर्वतीय प्रदेश में आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बनास नदी बहती है। इसलिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो पिंडमान का मैदान है ये किस भौतिक प्रदेश में है, तब तो आ जाएगा अरावली का मैदान। लेकिन ये किस भौतिक प्रदेश का भाग है, तो आपको ध्यान देना है कि ये पूर्वी मैदान का भाग है। इसके बाद का जो आगे का क्षेत्र है टोंक तक का, भीलवाड़ा से लेकर टोंक तक का क्षेत्र, इसे कहते हैं खराड़ का मैदान या खराड़ क्षेत्र। इसके बारे में आपको ध्यान में देना है। इसके बाद एक आता है रोही का मैदान। अब ये जो रोही का मैदान है इसके बारे में क्या है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो राजस्थान में एक नदी है जिसका नाम आता है बाण गंगा। ये राजस्थान में वर्तमान समय में आंतरिक प्रवाह की नदी के रूप में जानी जाती है। तो जो बाण गंगा नदी है इसका उद्गम होता है जयपुर से। तो यहाँ से जब ये नदी निकलती है इसके बाद ये नदी टोंक में बहती है, उसके बाद ये जाती है दौसा में, एंड इस तरीके से ये जो नदी है वो आगे यानी कि भरतपुर जो क्षेत्र, तो इस तरीके से जो बाणगंगा नदी प्रवाहित होती है तो ये आंतरिक प्रवाह की नदी है, यानी कि राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में ही लुप्त हो जाती है। तो जो बाणगंगा का क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं, रोही का मैदान। और यहाँ पर जो फेमस यानी कि जो सबसे ज्यादा फसल बोई जाती है उसका नाम है गेहूं। तो इस तरीके से जो पूर्वी का मैदान है उसे भी नदियों के आधार पर बांटा गया था, जिसमें हमने सबसे पहले देखा चंबल नदी का, उसके बाद माही नदी का, देन बनास नदी का और इसके बाद बाणगंगा नदी का। तो ये जो पूर्वी का मैदान है इसके बारे में हमने देख लिया है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, यहाँ की जो जनसंख्या है वो कितनी है, एंड इसके साथ यहाँ पर कौन सी मृदा मिलती है, इसकी जलवायु क्या है, यहाँ पर कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, कौन कौन से जिले इसमें आते हैं, और इसका जो निर्माण है वो तैतीस सागर में के द्वारा हुआ था, यानी कि तैतीस सागर का भाग है। नियोजोइक महाकल्प में इसका निर्माण हुआ था प्लीस्टोसिन युग से। ये गंगा यमुना का ही एक भाग आता है। अब आपका जो लास्ट भौतिक प्रदेश है वो है हड़ौती का मैदान, जिसे दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है ये दक्षिणी पूर्वी के क्षेत्र में आती है। और इसमें 4 ही जिले हैं जिसका नाम है कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। सो होपफुली आपको जो पूर्वी का मैदान है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। एंड इससे पहले जो भौतिक प्रदेश की वीडियोस हैं आपको वो देख लेनी चाहिए, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। और भारत का भी बता दो, ऐसा करेंगे कि हम पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेश का टॉपिक, जिसमें हड़ौती का प्रदेश रह चुका है, हम उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। जैसे आपका हड़ौती का जो मैदान है ये पूरा हो जाएगा, तब हम भारत के जो भौतिक प्रदेश है उसके बारे में भी मैप के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। प्रदेश करे थे, जिसमें हमने देखा था कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से थे, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद अरावली का प्रदेश, तीसरा था पूर्वी का मैदान और चौथा था दक्षिणी पूर्वी का पठार। और इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी जनसंख्या कितनी है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम क्या करेंगे, एक भौतिक प्रदेश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला भौतिक प्रदेश है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसके बारे में हम पढ़ने के लिए सबसे पहले राजस्थान का मैप बना लेंगे। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है तो हमने पिछली वीडियो में देखा था, तो वहाँ पर कितने प्रतिशत जनसंख्या है, तो आप इसके बारे में बताइए। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या की 40% जनसंख्या निवास करती है। और जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें 12 जिले आते हैं, एंड यहाँ पर पश्चिमी मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वहाँ पर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का 61.11 क्षेत्रफल आता है। और इसमें जो 12 जिले आते हैं, तो इस तरीके से जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसे हम इस लैंड के थ्रू दिखाएंगे। एंड ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसे भी क्या है, आगे 2 भागों में बांटा गया है। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है अर्धशुष्क प्रदेश, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अर्धशुष्क प्रदेश, और जो सेकंड है, सॉरी यहाँ पर आएगा शुष्क प्रदेश, और यहाँ वाला जो क्षेत्र है इसे कहते हैं अर्धशुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश, या फिर इसे बांगर क्षेत्र भी कहते हैं, बांगर भी कह सकते हैं, बांगर भी लिखा हुआ आ सकता है। आपको ध्यान देना है यहाँ पर बिंदी का, ठीक है। तो इसे बांगर प्रदेश या फिर बांगर प्रदेश कहते हैं। तो सबसे पहले हम अर्धशुष्क जो प्रदेश है इसके बारे में जान लेते हैं। जो अर्धशुष्क प्रदेश है इसमें मेनली कौन कौन से जिले आते हैं, तो यहाँ पर बीकानेर का कुछ क्षेत्र आता है, जैसलमेर, इसके बाद बाड़मेर, जालोर का कुछ क्षेत्र आता है, एंड यहाँ पर जोधपुर का जो क्षेत्र है वो भी थोड़ा सा आता है। तो ये जो क्षेत्र है इसे कहते हैं अर्धशुष्क प्रदेश।
अब जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसे क्या है, दो भागों में बांटा गया है। तो ये कौन सी जो वर्षा रेखा इसे बांटती है, तो ये जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये इसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटती है। जो शुष्क प्रदेश है वहां पर 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और जो अर्धशुष्क प्रदेश है जिसे बांगर या वांगर प्रदेश कहते हैं, यहाँ पर 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये वाली जो रेखा है इसे यानी कि 50 सेंटीमीटर रेखा भी कहते हैं, वर्षा रेखा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको ऑप्शन में 40 सेंटीमीटर दिखाई देता है तो आप 40 सेंटीमीटर पर टिक लगा दोगे। अगर यहाँ पर आता है कि ऐसी कौन सी वर्षा रेखा है जो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, तो इसका आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसके बाद हम जो शुष्क प्रदेश है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो प्रदेश है इसे दो भागों में बांटा गया है। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं, एक है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, एक है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। तो इसे क्या है हम एक डायग्राम के थ्रू सीखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश इसे महान मरुभूमि प्रदेश भी कहते हैं। अब ये जो शुष्क प्रदेश है इसे दो भागों में विभाजित कर देते हैं। कौन कौन सा, एक तो है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। युक्त का मीन्स है जहां पर बालुका स्तूप पाए जाते हैं। इसके बाद सेकंड है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर बालुका स्तूप नहीं पाए जाते। अब ये जो क्षेत्र है इससे क्या है कितने कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में आता है, तो जो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है ये कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में आता है, तो 58.50%। और जो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है यानी कि जहां पर बालुका स्तूप नहीं मिलते हैं वो आता है 41.50%। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, यानी कि यहाँ पर क्या है बालुका स्तूप मिलते हैं। अब वो कौन कौन से मिलते हैं इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि एक है अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। ये कौन से बालुका स्तूप होते हैं, तो ऐसे बालुका स्तूप जो कि पवन की दिशा के समानांतर ही बनते हैं। जैसे अगर पवन की दिशाएं इस तरीके से हैं तो ये पवन की दिशा के समांतर ही जो बालुका स्तूप बन जाते हैं उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। सेकंड आता है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप इसका मीन्स है कि जैसे हवाएं बहती हैं तो उसकी दिशा के समकोण पर जो बालुका स्तूप बनाए जाते हैं उसे अनुप्रस्थ कहते हैं। अनुदैर्ध्य जिसमें जो वायु की जो भी दिशा होती है उसी के अकॉर्डिंग ये बनते हैं, उसी की दिशा के समानांतर बनते हैं। लेकिन जो अनुप्रस्थ होते हैं वो वायु की जो दिशा है उसके समकोण पर बनते हैं। थर्ड है बरखान। बरखान है जो ये काफी बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में आपको ध्यान देना है कि जो अर्धचंद्राकार आकृति के बालुका स्तूप होते हैं इससे बरखान कहते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। जो बालुका स्तूप है इसे जैसलमेर में धोरे या फिर धरियन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा और भी बालुका स्तूप है। ये जो 3 प्रकार के बालुका स्तूप है ये पवन की दिशा के अकॉर्डिंग बनते हैं। इसके अलावा कौन कौन से हैं, तो एक आता है पैराबोलिक बालुका स्तूप। इसके बारे में भी काफी बार पूछ लिया जाता है। तो ये जो पैराबोलिक बालुका स्तूप है इसकी मेन बात क्या है कि जो महिलाओं की हेयर पिन होती है उसके आकृति के ये बालुका स्तूप होते हैं। इसके अलावा आता है ताराकार बालुका स्तूप। ताराकार का मीन्स है कि जो तारे की आकृति में बालुका स्तूप मिलते हैं उसे ताराकार बालुका स्तूप कहते हैं। इस प्रकार के जो बालुका स्तूप है वो कहाँ पर मिलते हैं, तो ये गंगानगर में, सूरतगढ़ में और जैसलमेर के मोहनगढ़ मेहरानगढ़ में मिलते हैं। और जो बरखान है वो लगभग सभी क्षेत्रों में मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा जो खतरनाक बालुका स्तूप है वो कौन से हैं, तो ये बरखान ही है। और ये जो बरखान है ये राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अधिकांश भाग में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने पढ़ा बालुका स्तूप के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी कि एक ऐसा प्रदेश जहां पर बालुका स्तूप नहीं मिलते हैं। तो वो कौन सा है, तो जैसलमेर का कुछ क्षेत्र है जहां पर बालुका स्तूप नहीं मिलते हैं, और ये कौन सा है, तो पोखरण। इसके अलावा जोधपुर का जो क्षेत्र है वो है फलोदी एंड बाड़मेर का बलोत्रा। तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ पर एक त्रिभुज की आकृति बन जाती है, जैसे कि यहाँ पर जैसलमेर का पोखरण क्षेत्र, जोधपुर का फलोदी और बाड़मेर का बलोत्रा क्षेत्र। ये जो इतना क्षेत्र आता है यहाँ पर क्या है बालुका स्तूप नहीं मिलते हैं। ये एक पथरीला क्षेत्र है। यहाँ पर अवसादी चट्टानें मिलती हैं जो कि टर्शियरी काल की हैं, और यहीं पर क्या है अवसादी चट्टानें मिलती हैं जिसके कारण यहाँ पर कोयला, पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधन या फिर जो खनिज है वो मिलते हैं। तो इस तरीके से जो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और बालुका स्तूप युक्त प्रदेश यानी कि जो शुष्क प्रदेश है इससे भी आगे क्या है 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है कि राजस्थान का, यानी कि यहाँ पर हमने देखा था कि ये राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश है जिसे 2 भागों में बांटा गया है। एक था शुष्क प्रदेश जो कि हमने पढ़ लिया, एक है बालुका स्तूप युक्त और एक है बालुका स्तूप मुक्त। तो ये वाला जो एरिया है ये तो है बालुका स्तूप से मुक्त प्रदेश, यानी कि यहाँ पर बालुका स्तूप नहीं मिलते हैं। लेकिन ये वाला जो एरिया है यहाँ पर क्या है बालुका स्तूप मिलते हैं। इसके बाद आता है अर्धशुष्क प्रदेश। अब ये जो अर्धशुष्क प्रदेश है इसे भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो वो कौन कौन से 4 विभाग हैं, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है ये वाला एरिया, ऊपर का क्षेत्र, इसे कहते हैं गग्गर का मैदान।
गग्गर का मैदान इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर गग्गर नदी बहती है। तो इसमें दो जिले आते हैं, कौन कौन से ऊपर है, तो एक है गंगानगर और एक है हनुमानगढ़। इसे कहते हैं गग्गर का मैदान क्योंकि जो गग्गर नदी है वो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है और अगर इसमें जल ज़्यादा होता है तब ये गंगानगर तक भी प्रवाहित हो जाती है। तो ये हो गया गग्गर का मैदान, जिसे पहले भाग में बांटा गया है। दूसरे नंबर पर जो क्षेत्र है उसे कहते हैं शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी जो क्षेत्र है इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसमें चूरू, झुंझुनू और सीकर 3 क्षेत्र आते हैं। इसे तोड़ावटी क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, कांतली नदी बहती है। तो जिस क्षेत्र में कांतली नदी बहती है उसे तोड़ावटी क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद जो थर्ड क्षेत्र है वो है नागौरी उच्च भूमि। जो नागौर का क्षेत्र है उसे क्या है, नागौरी उच्च भूमि कहा गया है, यानी कि जो 4 प्रदेशों में विभाजित किया गया है अर्धशुष्क प्रदेश को, तो तीसरे नंबर पे आता है नागौरी उच्च भूमि। और जो चौथा क्षेत्र है इसे कहते हैं गोडवाड़ क्षेत्र। गोडवाड़ क्षेत्र, तो जो नागौरी उच्च भूमि है उसमें नागौर का जिला आ जाता है और जो गोडवाड़ क्षेत्र है जहाँ पर क्या है कि जो लूनी नदी बहती है वो सारा एरिया है जो वो गोडवाड़ क्षेत्र में आ जाता है। इसमें कौन कौन सा आता है, तो कुछ जोधपुर का हिस्सा आता है, इसके बाद पाली का एंड देन जालोर और बाड़मेर। ये जो 4 क्षेत्र हैं, 4 जिले हैं, इसे क्या है, गोडवाड़ क्षेत्र कहते हैं। और जो नागौरी उच्च भूमि है इसे भी क्या है, इसके बारे में भी 3 यानी कि क्षेत्र का विस्तार से वर्णन किया हुआ है। और वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है मकराना, इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है यानी कि जहां पर जो जिस भी प्रकार के खनिज मिलते हैं उस वे में से बताया गया है, एक है मकराना, एक है मंगलोद, एक है जायल। जो मकराना क्षेत्र है यहाँ पर क्या मिलता है, तो यहाँ पर संगमरमर मिलता है। और जो मंगलोद क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, जिप्सम के प्रचुर भंडार मिलते हैं। और जो जायल क्षेत्र है यहाँ पर फ्लोराइड के भंडार मिलते हैं। तो आपने एक वर्ड सुना होगा कुब्बड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी, एक वर्ड आता है होच बेल्ट। अब इसके बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका क्या मीन्स है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हार्ड पैन के बारे में। हार्ड पैन क्या है, तो जो बीकानेर से लेकर नागौर तक का क्षेत्र है, बीकानेर से नागौर तक का जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, जिप्सम अधिक मात्रा में मिलता है, जिसके कारण क्या है कि ये वाला जो क्षेत्र है इसे हार्ड पैन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मुख्यतः कौन सा खनिज मिलता है, तो यहाँ पर जिप्सम मिलता है। इसके बाद एक आता है कुब्बड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी। कुब्बड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी, ये जो क्षेत्र है ये नागौर से लेकर अजमेर तक है, नागौर से अजमेर तक है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, फ्लोराइड मिलता है। फ्लोराइड की जो मात्रा है वो यहाँ पर ज़्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं इन्हें क्या है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो मत्स्य प्रदेश है इसे भी क्या है, 2 भागों में बांटा गया था, शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश, जिसे बांगड़ प्रदेश या फिर बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो शुष्क प्रदेश है इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, एक है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और एक है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। इसके बाद यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो अर्धशुष्क प्रदेश है इसे भी 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा घग्गर का मैदान, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं। देन शेखावाटी का क्षेत्र जिसमें चूरू, झुंझुनू, सीकर आते हैं। उसके बाद नागौरी उच्च भूमि जिसमें नागौर का क्षेत्र आता है। उसके बाद है गोडवाड़ क्षेत्र जिसमें जोधपुर, पाली, जालोर और बाड़मेर का क्षेत्र आता है। इसके अलावा जो बेसिक बातें थी जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था उसके बारे में भी रिवाइज करवा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो जनसंख्या है वो 40% है राजस्थान की कुल जनसंख्या का, और यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 61.11 जो कि कुल राजस्थान का है। इसके अलावा जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है जो वो इसी भौतिक प्रदेश का है, लेकिन सबसे न्यूनतम जो घनत्व है वो भी इसी भौतिक प्रदेश का है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल ज़्यादा है लेकिन जनसंख्या कम है। इसके अलावा यहाँ पर जो वनस्पति है वो मरुस्थलीय मिलती है, और जो जैसलमेर का क्षेत्र है वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। जैसलमेर में एक जगह है जिसका नाम है सम, इसके बारे में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। सम एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वनस्पति नहीं मिलती है, तो वनस्पति रहित जो क्षेत्र है वो कौन सा है, सम। इसके बारे में आपको ध्यान देना है। इसके अलावा एक और है जिसका नाम है नाचना गांव। जो नाचना या नागना गांव है वो कहाँ पर है, बाड़मेर में। इसे कहते हैं राजस्थान में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसका प्रवेश द्वार कहते हैं। तो इसके अलावा जो भी बेसिक क्वेश्चन है वो हमने पिछली वीडियो में किए थे, तो अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। अगर है राजस्थान के भौतिक प्रदेश में 4th भौतिक प्रदेश जिसका नाम है दक्षिणी पूर्वी का पठार या फिर इसे कहते हैं हड़ौती का पठार। तो इससे पहले जो वीडियोज है उसमें हमने 3 भौतिक प्रदेश में पढ़ लिया है, जिसमें सबसे पहले आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, देन इसके बाद आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसके बाद पूर्वी का मैदान, उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दक्षिणी पूर्वी का पठार जिसे हड़ौती का पठार भी कहते हैं। तो इसमें 4 जिले बेसिकली आते हैं और उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पहले की बातें हैं पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्षेत्र है इसका नाम है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद सेकंड अरावली का है, तो ये अरावली पर्वतीय प्रदेश।
थर्ड नंबर पर ये पूर्वी दिशा में है, इसलिए इसका नाम आ जाएगा पूर्वी का मैदान। और यहाँ पर जो बांसवाड़ा का क्षेत्र है, यानी कि ये पूरा जो एरिया है, यहाँ पर क्या है, अरावली पर्वतमाला। तो इस तरीके से हम लाइन के अकॉर्डिंग इसे दिखा देते हैं। और यहाँ पर क्या है, बांसवाड़ा, यहाँ इस एरिया में, जिसे हम डॉट के थ्रू दिखा देते हैं। और ये जो बांसवाड़ा का एरिया है, ये भी पूर्वी का ही मैदान है। पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है, इसी का ही क्या है, भाग है। इसके बाद ये जो खाली एरिया है, यहाँ पर आ जाएगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और ये जो एरिया है, यहाँ पर कौन सी दिशा आती है, पूर्वी, और ये आती है दक्षिणी। तो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर पठारी भाग है, जिसका नाम आ जाएगा दक्षिणी पूर्वी का पठार। तो इसके बारे में जो बेसिक बातें हैं पहले हम वो देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ पर कितनी वर्षा होती है, इसके बारे में, यहाँ पर कौन सी मृदा मिलती है, कौन से जिले आते हैं यहाँ पर, इसका क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितने निवास करती है, ये सब बेसिक बातें पहले हम क्लियर आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात जलवायु। तो हमने देखा था कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, वहाँ पर 10 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके बाद आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश, जहाँ पर 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके बाद आता है पूर्वी का मैदान, जहाँ पर 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और जो हाड़ौती का पठार है, वहाँ पर कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ पर 100 कह सकते हो, या फिर 80 से लेकर 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके बाद है मिट्टी। तो जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ पर रेतीली मिट्टी मिलती है। तो ये चीज़ें हमारी ये जो चीज़ें हैं वो हमारी रिवाइज भी हो रही है। तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी। अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर पर्वतीय मृदा, जिसे आप लाल व पीली मृदा के नाम से भी जानते हो, ये भी लिख सकते हो, लाल व पीली मृदा। थर्ड नंबर पर है पूर्वी का मैदान, तो यहाँ पर जालोर मृदा। एंड इसके बाद जो फोर्थ भौतिक प्रदेश है, उसका नाम है हाड़ौती का पठार। और यहाँ पर कौन सी मिट्टी मिलती है, तो यहाँ पर काली मिट्टी मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है जिले कि इस जो भौतिक प्रदेश है, हाड़ौती का पठार है जो, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो इसमें बेसिकली 4 जिले आते हैं, और वो कौन कौन से हैं, तो कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सभी जानते हो झालावाड़, और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर है बारां। और आप सभी जानते हो कि जो कोटा है, उसकी दोनों साइड मतलब सीमा लगती है। तो यहाँ पर आ जाएगा कोटा, और ये जो एरिया है यहाँ आ जाएगा आपका बूंदी। और बूंदी के यहाँ पर जो नीचे का क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ आता है। तो जो चित्तौड़गढ़ है वो 2 भागों में है, एक यहाँ पर है और इसका कुछ भाग क्या है, इस तरफ आता है। इसी कारण जो बूंदी है, उसकी किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं लगती है। तो इस तरीके से इसमें 4 जिले आते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। हाड़ौती के पठार में 4 जिले आते हैं। इसके बाद है इसका क्षेत्रफल। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का हाड़ौती का जो पठार है, उसमें कितना क्षेत्रफल है, तो 6.89% क्षेत्रफल। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है जो, उसका कितना है, तो 61.11%। अरावली पर्वतीय प्रदेश है जो, उसका 9% क्षेत्रफल है कुल राजस्थान का। पूर्वी का जो मैदान है, उसका 23% भाग है पूरे राजस्थान में। और जो हाड़ौती का पठार है, उसका है 6.89%। इसके बाद है इसकी जनसंख्या। तो यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 11% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है जो, यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश है जो, यहाँ पर 10% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद जो पूर्वी का मैदान है, यहाँ पर 39% जनसंख्या निवास करती है। और जो हाड़ौती का पठार है, यहाँ पर 11% जनसंख्या निवास करती है। तो इस तरीके से बेसिकली जो हमारे क्वेश्चंस थे, बेसिक तौर पर वो हमने देख लिए हैं। इसके बाद है इसकी उत्पत्ति के संबंध में कुछ बातें। तो जो पूर्वी का पठार है, इसकी उत्पत्ति किस समय हुई थी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो पूर्वी का पठार, दक्षिणी पूर्वी जो पठार है, इसकी जो उत्पत्ति है वो हुई थी मीसोजोइक महाकल्प में। मीसोजोइक महाकल्प में। और इसकी जो उत्पत्ति है वो ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुई थी। तो जहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो वहाँ पर कौन सी मृदा मिलती है, तो बेसिकली वहाँ पर काली मृदा मिलती है। तो जैसा कि आप जानते हो कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो दक्षिणी भाग है, वहाँ पर क्या है, काली मिट्टी मिलती है। तो वहीं पर क्या है, मालवा का पठार है। और इसी कारण जो मालवा का पठार के उत्तर में ही क्या है, दक्षिण पूर्वी का पठार, जिसके कारण कि यहाँ पर भी क्या है, काली मृदा मिलती है। और ये किसका भाग है, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। तो यहाँ पर लिख देते हैं गोंडवाना लैंड। तो हमने पहले देखा था कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ पर 1 नंबर, अरावली 2, पूर्वी का मैदान 3 एंड भौतिक प्रदेश 4, दक्षिण पूर्वी का पठार, यानी कि ये हो गए 4 भौतिक प्रदेश। पहला जो है वो है तेथिस सागर का भाग, सेकंड है जो वो है गोंडवाना का भाग, गोंडवाना लैंड का। और जो थर्ड है वो वापस तेथिस सागर का भाग। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और जो फोर्थ है वो किसका है, गोंडवाना लैंड का भाग। जो पहला है उसकी उत्पत्ति कब हुई थी, तो इसकी उत्पत्ति हुई थी नियोजोइक महाकल्प में। नियोजोइक महाकल्प में। अरावली पर्वतीय प्रदेश है जो, इसकी उत्पत्ति हुई थी
अजोइक महाकल्प। इसके बाद जो पूर्वी का मैदान है इसकी भी नियोजोइक महाकल्प में ही हुई थी, और जो दक्षिणी पूर्वी का पठार है उसकी उत्पत्ति हुई थी मीसोजोइक महाकल्प में। यानी कि सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई है, तो सबसे पहले हुई है अरावली पर्वतीय प्रदेश की, सेकंड नंबर पर हुई है हाड़ौती के पठार, दक्षिणी पूर्वी पठार की, उसके बाद इन दोनों पूर्वी का मैदान और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई है, जिसमें थर्ड नंबर पर माना जाता है ये वाला पूर्वी मैदानी प्रदेश, और फोर्थ नंबर पर माना जाता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो इस तरीके से हमने जो भी बेसिक बातें थी जलवायु से रिलेटेड, भले वो मिट्टी से रिलेटेड है, उसके बाद जिले हमने पढ़े कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं भौतिक प्रदेश में, देन हमने देखी क्षेत्रफल कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कौन से भौतिक प्रदेश में कितना है, इसके बाद हमने देखा जनसंख्या। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सा है, तो आपका आंसर आएगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भी सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सबसे छोटा भौतिक प्रदेश क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा है, तो आपका आंसर आएगा दक्षिणी पूर्वी का पठार। और अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो आपको ध्यान देना है कि जो जनसंख्या वो सबसे कम कहाँ मिलती है, अरावली पर्वतीय प्रदेश में, तो इसका आंसर आ जाएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद अभी हम देखेंगे जो हाड़ौती का पठार है इससे भी आगे दो भागों में बांटा गया है। अब उसके दो भाग कौन कौन से हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, पूरा राजस्थान का मैप बनाने के बजाय जो हाड़ौती का पठार है इसी का ही हम हिस्सा बना लेते हैं, जिससे कि हम इजी वे में इसे समझ सकें। तो आपको बताया था कि जो हाड़ौती का पठार है इसमें बेसिकली 4 जिले आते हैं, कौन कौन से, झालावाड़, बारां, इसके बाद यहाँ पर है चित्तौड़गढ़ जो कि इसका हिस्सा एक बार नहीं देखेंगे हम, और इसके ऊपर आता है बूंदी, और ये आता है कोटा। तो इस तरीके से ये 4 जिले हैं, झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी। अब क्या है कि ये जो हाड़ौती का पठार है, दक्षिणी पूर्वी का जो पठार है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। तो वो 2 भाग कौन से हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक है विंध्य कंगार भूमि, विंध्य कंगार क्षेत्र भी लिख सकते हो, और सेकंड नंबर पर है दक्कन का पठार। तो इस तरीके से इसके 2 भाग हैं, विंध्य कंगार भूमि और दक्कन का पठार। अब इसे क्या है, आगे इन्हें भी आगे विभाजित किया गया है। तो जो विंध्य कंगार क्षेत्र है इसमें क्या है कि एक तरफ तो आती हैं पहाड़ियां और दूसरी तरफ है मैदान। मैदान का जो निर्माण है वो कौन करेगा, नदियां। पहाड़ियां कौन कौन सी है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर पे आती है वो है रामगढ़ की पहाड़ियां। रामगढ़ की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर है, बारां में। इसके बाद जो नेक्स्ट आती हैं वो है कुंडल की पहाड़ियां। अब आप इसे कैसे याद करोगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क, और यहीं से आपको ध्यान देना है कोटा। कुंडल की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर है, कोटा में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बूंदी की पहाड़ियां। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बूंदी की पहाड़ियां, दैट मीन्स ये कहाँ पर है, बूंदी में। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पहाड़ियां है वो कौन सी है, मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स या फिर मुकुंदरा की पहाड़ियां, ये कहाँ पर है, तो ये झालावाड़ और जो कोटा का क्षेत्र है यहाँ पर फैली हुई है। इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है मैदान। तो यहाँ पर कौन सी नदी मेन है, तो यहाँ पर चंबल नदी मेनली प्रवाहित होती है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, तो ये मध्य प्रदेश से निकलती है। इसके बाद ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र कुछ यहाँ पर है दक्षिणी पूर्वी पठार में, यहाँ से ये बहती है। इसके बाद ये कोटा और जो बूंदी है इसकी सीमा बनाती है। इसके बाद ये सवाई माधोपुर धौलपुर से होती हुई आगे की तरफ बहती है। तो इस तरीके से ये कोटा और बूंदी की सीमा बनाती है। और यहाँ से बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो कि चंबल नदी में आकर गिरती हैं, और ये चंबल नदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। तो इस तरीके से चंबल नदी का जो क्षेत्र है जो कोटा और बूंदी के अंतर्गत आता है वो भी क्या है कि इसी विंध्य कंगार क्षेत्र का ही भाग है। इसके बाद है दक्कन का पठार। जो दक्कन का पठार है यानी कि ये जो हाड़ौती का पठार है, इसके यहाँ पर जो क्षेत्र है यहाँ पर मालवा का पठार मिलता है। तो मालवा के पठार का उत्तरी भाग कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी का हाड़ौती, यानी कि जो दक्षिणी पूर्वी प्रदेश है या फिर हाड़ौती का जो क्षेत्र है वो इसका भाग हो जाएगा। तो जो दक्कन का पठार है उसमें बेसिकली कौन सा जिला आता है, तो इसमें झालावाड़ आता है। तो ये जो क्षेत्र है इसे 2 भागों में बांटा गया है। अब ये 2 भाग कौन से हैं, एक है डग गगदर क्षेत्र और एक है झालावाड़ का पूर्वी क्षेत्र। तो ये तो आपको याद हो ही जाएगा। तो जो डग गगदर क्षेत्र है ये दक्षिणी पश्चिमी जो क्षेत्र है इसे कहते हैं डग गगदर क्षेत्र, और ये वाला जो क्षेत्र है ये आ जाएगा झालावाड़ का शेष क्षेत्र। तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन नहीं आते हैं, यही आएगा कि जो हाड़ौती का पठार है इसे 2 भागों में बांटा गया है, विंध्य कंगार क्षेत्र और दक्कन का पठार। इसी तरीके का जो क्वेश्चन है वो बनता है। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका ये बन सकता है कि जो विंध्याचल की पहाड़ियां हैं जो अरावली है उनका मिलन स्थल कहाँ पर है। जैसे कि ये अरावली की पहाड़ियां इस तरीके से जाती हैं और इस तरीके से विंध्य की पहाड़ियां फैली हुई हैं, तो इनका ये जो मिलन स्थल है ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर जाएगा। तो अगर हम देखें तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सवाई माधोपुर में।
और सवाई माधोपुर रणथंभौर में। अगर आपको रणथंभौर दिखाई देता है ऑप्शन में तो आपको रणथंभौर पर टिक करना है। तो इस तरीके से हमने आज राजस्थान के भौतिक प्रदेश का जो 4th भौतिक प्रदेश है इसे कंप्लीट कर लिया है। होपफुली आपको जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है वो समझ में आ गए होंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं, आपके डाउट दूर कर दिए जाएंगे। एंड इसके साथ ही अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहते हो तो आप बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। एंड आप में से एक का कमेंट आया था कि आपको भारत के भौतिक प्रदेश चाहिए, तो अगर आप भारत के भौतिक प्रदेश से रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो आपके लिए वो वीडियोस भी अपलोड कर दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।